मूवी की शुरुआत में हम युवान को देखते हैं। वो दुनिया के सबसे महान जीवयंत्र के गुरु वेदांत का चेला है। मास्टर काफ़ी समय से गायब हो गए थे, उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। युवान समुद्र महल में आया है जहाँ पर एक ऐसी चीज़ की नीलामी होने वाला है जिससे मास्टर का पता चल सकता है। युवान के पास पैसे कम थे, इसलिए वे लड़कर पैसे कमाने के लिए योद्धा से लड़ने जाता है। वहां पर 5 लाख की शर्त लगाता है। युवान के सामने दिव्यांत्र विद्या से बने योद्धा आते हैं जिनका नाम महाकाय है। इन यंत्रों को एक आदमी के द्वारा चलाया जा रहा था। युवान उस महाकाय से लड़ने के लिए अपने दिव्यांत्र छोटू पहलवान को निकालता है। छोटू पहलवान की मदद से युवान उस योद्धा को रस्सी की मदद से बांधकर गिरा देते हैं और युवान जीत जाता है। उस महल के अंदर बहुत सारे दिव्यांत्रों का करतब दिखाया जा रहा था। लोग उस पे पैसे लगाते थे। युवान उस महल के अंदर जाता है जहाँ पर सबसे पहले एक हाथी को देखता है जो एक पिंजरे में कैद था। एक ऑक्टोपस जैसे एक जीवयंत्र वहाँ के सभी लोगों का मनोरंजन कर रहा था। वहाँ पर खजाने की नीलामी करने वाला आदमी मास्टर की अद्भुत रचना वाले उस अंगूठी को दिखाते हैं। ये चमत्कारिक अंगूठी गुरु वेदांत को ढूंढने का एकमात्र जरिया है। नीलामी शुरू होती है। नीलामी 5 करोड़ तक पहुंच जाता है। एक और आदमी आकर 6 करोड़ की बोली लगाता है और महाराज जेड के ड्रैगन फूल को दिखाता है जिसकी कीमत 6 करोड़ है। सभी लोग उसे नकली कहते हैं। उस कर्ण फूल को परखने के लिए उसे देने को कहते हैं। वो कर्ण फूल उसकी तरफ फेंकता है। युवान अपनी रस्सी की मदद से उसे पकड़कर उस कर्ण फूल को तोड़ देता है। युवान उस अंगूठी को लेकर भागने की कोशिश करता है। वो आदमी युवान के सामने आ जाता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। वो अपनी रस्सी की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तभी उसके रस्सी को एक लड़की आकर काट देती है। उसे भी वेदांत की अंगूठी की तलाश रहता है। तीनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। तभी वहाँ धूमकेतु के सैनिक आते हैं। उसे भी वो अंगूठी चाहिए था। वे तीनों उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं। तभी गद्दी में बैठा एक आदमी उसकी तरफ एक वस्तु फेंकता है जिससे एक बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है। उसकी जड़ें लोगों को मारने लगता है। तभी वहां पर मास्टर वेदांत आता है और युवान से वो अंगूठी मांगता है। युवान अंगूठी दे देता है। उसकी मदद से उस वृक्ष को नष्ट कर दिया जाता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो लोग एक हवाई उड़न खटोला से उड़ जाते। वंशिका मास्टर से पूछती है, ये अंगूठी आपको क्यों चाहिए? मास्टर वंशिका से पूछते हैं, तुम कौन हो? वंशिका उस पर तलवार तान देती है और कहती है, अगर आप वही हैं जिनकी ये अंगूठी है तो आपको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूँ। बहुत साल पहले झेलम घाटी का एक खगोलीय लड़ाका चूड़ामणि जो अंगूठी की तलाश में पश्चिमी दक्कन पठार की तरफ निकला और वापस लौटकर नहीं आया, मैं उसी लड़ाके की शिष्या वंशिका हूँ। मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हारे मास्टर से कभी नहीं मिला। संभव है शैतानी पेड़ को जानने के लिए हवाई चंद्रलोक में चले गए हो। मकरेश आकर वंशिका को कहते हैं, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वंशिका उनसे माफ़ी मांगकर तलवार नीचे कर देते हैं। मास्टर कहते हैं, उड़न खटोले के कप्तान टुनटुन हम सब के लिए भोजन बनाया है, चलो खाकर थोड़ा आराम करते हैं। वे सब अंदर चले जाते हैं। उसके पीछे एक यान को देखते हैं जो उड़न खटोला का पीछा कर रहे थे। वे सब टुनटुन से मिलते हैं जो पांडा प्रजाति के हैं। इधर उस आदमी को देखते हैं जो अपने आका के पास आते हैं जिनका नाम धूमकेतु है। धूमकेतु उस अंगूठी के बारे में पूछते हैं। इस पर वो आदमी कहता है, माफ़ करे आका, वो अंगूठी वेदांत के बहरूपिया उड़ा ले गया। उसके साथ कुछ लड़ाके भी थे जो उड़न खटोला में बैठकर उड़ गए, लेकिन हमारे उड़न तस्तरे उनका पीछा कर रहे हैं। वो बचेंगे नहीं, सब के सब मारे जाएंगे। धूमकेतु चमोली पर आक्रमण की तैयारियों के बारे में पूछते हैं। वो आदमी कहता है, मेरे आका, सब हमारे योजना के मुताबिक हो रहा है। धूमकेतु उसे उड़न तस्तरी तैयार करने को कहते हैं। वे देखना चाहते थे वो बहरूपिया कौन है। वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसके चेहरे पर मुखौटा लगा था। धूमकेतु अपने गंधर्वी के पास आता है जो शैतानी पेड़ से बंधा था। धूमकेतु उसके मुकुट में एक फूल लगाते हैं और सो जाने को बोलते हैं और कुछ चंद लम्हे के बाद सब कुछ ठीक हो जाने की बात करते हैं। वंशिका मास्टर से शैतानी पेड़ और हवाई चंद्रलोक के बारे में पूछती है।
मास्टर कहता है, सदियों पहले देव और दानव के बीच घमासान युद्ध के दौरान स्वर्ग का दक्षिणी द्वार पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। युद्ध के बाद ऐश्वर्य की देवी नुआ ने स्वर्ग के पुनर्निर्माण आरंभ किया। गंधर्व प्रजाति जिस पर पृथ्वी लोक के देखभाल की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने अलौकिक शक्ति के द्वारा देवी नुआ के पुनर्निर्माण कार्य में अहम योगदान दिया। पर बाद में वो प्रजाति गंधर्वलोक वापस नहीं लौट पाई और स्वर्ग के हवाई चंद्रलोक में बस गए। वर्षों बाद गंधर्व प्रजाति के मुखिया धूमकेतु और उसकी रानी गंधर्वी की तीनों लोकों पर राज करने की कुत्सित महत्वाकांक्षा देख एक खूंखार महादानव रक्तबीज के साथ समझौता किया। रक्तबीज शैतानी पेड़ के द्वारा मानव प्रजाति के रक्त और प्राण ऊर्जा सोख कर मारने लगा। आखिरकार उसे पता चला मंकी किंग के वो चमत्कारी तलवार जो स्वर्ग की तबाही में 4 टुकड़ों में खंडित होकर लुप्त हो गई थी, उन 4 टुकड़ों को दोबारा ढूंढकर बनाना ही मेरा लक्ष्य है। सिर्फ वही रक्त बीज को मार सकती है और ये अंगूठी उसी का हिस्सा है जो तलवार के मूल से बनी है। उस तलवार का एक टुकड़ा पाताल के गुफा में है जो दक्षिणी सागर की तलहटी में है। उस मायावी का द्वार 6 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। मेरी योजना सही और एकदम सटीक है और वो दिन कल ही है। युवान मास्टर से पूछता है, क्या मैं सचमुच याद नहीं, और उसे एक जीवयांत्र पक्षी निकाल कर दिखाता है। मास्टर नहीं जान पाता है। युवान कहता है, आपने मुझे ही दिया था जब हम पहली बार मिले थे। दरअसल मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मास्टर कहता है, माफ़ करना, तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर उड़न तस्तरी हमले के लिए पहुँच जाते हैं। मक्रेस को खगोलीय विद्या का ज्ञान होता है। तलवार के एक टुकड़े को चित्र में छिपा दिया गया है और उसका खगोलीय चित्र बंद बक्से में है और वो बक्सा यंत्र कक्ष में है। वहाँ पर धूमकेतु पहुँच जाता है। वो तीनों उस बक्से को खोल कर देखते हैं। मक्रेस उसमें पुरातन नील सागर के चित्र देखते हैं। उड़न तस्तरी से धूमकेतु के सैनिक आकर उस पर आक्रमण करते हैं। मक्रेस उस चित्र के अंदर चला जाता है जो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। सैनिक यंत्र कक्ष में पहुंच जाते हैं। युवान और वंशिका उनसे युद्ध करते हैं। मक्रेस वहां एक मूर्ति देखता है और उस मूर्ति के पानी में परछाई के अंदर प्रवेश करता है। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर एक लड़की से मिलते हैं। लड़की उससे पूछती है, कौन हो तुम? क्या तुम्हें गुरु वेदांत ने भेजा है? खुद क्यों नहीं आए? तभी लड़ाई करते वक्त चित्र में आग लग जाता है, जो कि इस दुनिया में भी आग लग जाता है। मक्रेस कहता है, इस आग का मतलब उस चित्र में आग लग चुकी है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। युवान उस जलते हुए चित्र में पानी डाल देता है, जिससे यहाँ पानी का सैलाब आ जाता है। मक्रेस और वो लड़की वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। दोनों अब यंत्र कक्ष में पहुँच जाते हैं और सैनिकों को मारने लगते हैं। धूमकेतु मास्टर को घायल कर देते हैं। दरअसल वो मास्टर का बहरूपिया होता है जो कि धूमकेतु का शिष्य था। युवान और उसके साथी ऊपर आते हैं। युवान मास्टर के पास जाते हैं। मास्टर वो रिंग युवान के थैले में रखकर धूमकेतु को रस्सी से बांधकर अपने साथ उड़न खटोला से नीचे कूद जाते हैं। टुनटुन मास्टर को बचाने उड़न खटोला को नीचे ले जाते हैं। उसी समय सब लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। युवान नीचे गिरकर घायल हो जाता है और एक सपना देखता है जिसमें एक दरवाज़ा खोलते समय पास में मास्टर को जख्मी हालत में देखता है। मास्टर अपने शीशी में रखे दवाई को नहीं पी पा रहा था। युवान उस शीशी की दवाई को मास्टर को पिलाते हैं। तभी वहां पर धूमकेतु के सैनिक आ जाते हैं। मास्टर अब ठीक हो गया था और उन सैनिकों को मार देता है। मास्टर अपनी जान बचाने के लिए युवान की शुक्रिया करते हैं। युवान उस पंछी के बारे में पूछते हैं। मास्टर बताते हैं, ये पाषाण कला द्वारा बनाया गया पक्षी है जिसमें जीवयांत्र विद्या द्वारा प्राण ऊर्जा डाला गया है और वो पक्षी युवान को देकर उड़ जाता है। जाते समय युवान अपना नाम बताते हैं। इधर वंशिका युवान को जगाने का प्रयास करती है। ये एक सपना था, इसलिए युवान सपने से जाग जाता है। वंशिका उसे वो रिंग दे देता है। टुनटुन युवान को जिंदा देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए मक्रेस की शुक्रिया करते हैं। उस लड़की का नाम रुआना है। इधर धूमकेतु चमत्कारी तलवार के टुकड़ों को हासिल करने अपने एक
सिपाही को भेजते हैं। उड़न खटोला में एक पनडुब्बी की मदद से वो समुद्र की गहराई में जाते हैं। वे सभी नागमणि के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो सिपाही पहले से ही उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगों के बीच फाइट होता है, पर वो लोग उस सिपाही को नहीं हरा पाते। तलवार के टुकड़े आपस में जुड़कर एक तलवार बन जाता है। सिपाही अपना चेहरे पर लगा मुखौटा निकालता है, लेकिन ये असली मास्टर होते हैं जिनका दिमाग धूमकेतु नियंत्रित कर रहा था। युवान उस तलवार की मदद से मास्टर के परजीवी को मार डालते हैं। रुआना असली मास्टर को पहचान लेती है। मास्टर वंशिका को उसके गुरु के बारे में बताते हैं कि उसके गुरु मारे जा चुके हैं। तलवार से मास्टर की भी मौत हो जाती है। वे सभी उस समुद्र से निकल जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि मकरेश एक जलचर जीव है। मकरेश एक जलपरी और एक राजा का पुत्र है। इधर धूमकेतु अपने गंधर्वी के बालों में एक पुष्प लगाते हैं। गंधर्वी एक वृक्ष के जड़ों से जकड़े हुए थे। वे लोग हवाई चंद्रलोक की ओर जाते हैं। मंकी किंग के तलवार 4 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया था। 3 टुकड़े उनके पास होते हैं। चौथा टुकड़ा ढूंढने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वे लोग धूमकेतु के पास पहुंच जाते हैं और धूमकेतु के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन धूमकेतु उन लोगों को हरा देते हैं और वहां से चले जाने को कहते हैं। धूमकेतु गंधर्व प्रजाति को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। रक्तबीज संपूर्ण मानव जाति को मारना चाहता था। वे उस जड़ से निकलते हैं। रक्तबीज जड़ों की मदद से धूमकेतु को जकड़ लेते हैं। गंधर्वी चंद्रलोक को बचाने के लिए रक्तबीज के जड़ों से जकड़ा हुआ था। इधर हमें पता चलता है रुआना उस तलवार का चौथा टुकड़ा है, तो तलवार को बनाने के लिए अपने शरीर का बलिदान कर देती है। रुआना एक फूल में बदल गई थी, जो कि मकरेश के हाथ में गिरता है। वो चमत्कारिक तलवार को मकरेश पकड़कर रक्तबीज की तरफ फेंकते हैं। रक्तबीज उस वृक्ष की जड़ों की मदद से उन लोगों को पकड़ लेते हैं। धूमकेतु युवान को उस तलवार से पेड़ को काटने को कहते हैं। पेड़ जब तक रहेगा तब तक रक्तबीज की ताकत बढ़ता रहेगा। युवान उस तलवार से पेड़ को काट डालते हैं, जिससे रक्तबीज बाहर आ जाता है। युवान उस तलवार से रक्तबीज के सीने पर वार करता है, जिसके कारण वो मर जाता है। धूमकेतु वृक्ष को चमोली पर गिरने से रोकने के लिए उस वृक्ष के वेग को कम करते हैं। वो लोग उड़न खटोला की मदद से बच जाते हैं और हवाई चंद्रलोक एक खाली जगह पर गिरता है। वो फूल मकरेश के पास होता है और वो तलवार भी मकरेश रख लेता है, क्योंकि रुआना ने वादा किया था कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी। उड़न खटोला तैयार हो जाता है और वो एक नई सफ़र के लिए उड़ जाते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाता है।